हेलो एवरीवन। 14 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है और स्पेशली द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ को आज कवर करा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपकी हिजाब कंट्रोवर्सी पर। हिजाब बैन कर्नाटक में। हम इसको, ये एक रिलीजियस न्यूज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसे देखते हैं। अगेन उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच की जो कंट्रोवर्सी है उस पर न्यूज़ है। ये भी तब, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमारे लिए काम की चीज़ थी वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़े से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, यूएनजीए के बारे में। यूएनजीए के बारे में ये बता रखा है कि रशिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन आया था रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेस्ट में, और उस कंटेस्ट में जो रेजोल्यूशन आया था रशिया के अगेंस्ट, उससे इंडिया ने खुद उस रिजोल्यूशन से खुद इंडिया दूर रहा। दूर रहने का मतलब है न तो रशिया के अगेंस्ट वोट करा, न रशिया के फेवर में वोट करा, यानी वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा। जो रिजोल्यूशन आया उसकी जो वोटिंग हो रही थी, उस पर उसकी जो कार्रवाई हो रही थी उसमें शामिल ही नहीं हुआ। इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरीके से कई सारे सिचुएशंस आती है जहां पर आप किसी एक का फेवर नहीं ले सकते। आप जैसे यदि हम न तो रशिया का फेवर ले सकते थे, क्योंकि हमें भी पता है जो रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन में वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। और दूसरी तरफ जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए, इसके अलावा जो नाटो के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस भी इफ़ेक्ट करते यदि हम रशिया का सपोर्ट करते। हम यदि रशिया को अपोज करते तो उसके भी कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते, क्योंकि रशिया और हमारे इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ट्रेडिशनली काफ़ी सही रहे हैं, स्पेशली मिलिट्री सेक्टर्स में। और क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट होता है डिफेंस में वेपन्स का, जो डिफेंस वेपन्स हैं उनका, वो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट रशिया से ही इंपोर्ट होता है। तो इस तरीके से सबसे बेटर यही था कि हम जो भी रिजोल्यूशन आ रहा है उससे दूरी बना लें या उसमें शामिल ही नहीं हो। यही इंडिया ने करा। कुछ ऐसा ही इंडिया ने थोड़े टाइम पहले यूएनएचआरसी में, जब श्रीलंका के अगेंस्ट रिजोल्यूशन आया था, श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था सिन्हाला वर्सेस तमिल का इशू, जो सीधे सीधे श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ रहा था। और उसी के कंटेक्स्ट में यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में ये रिजोल्यूशन आया था श्रीलंका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसके टाइम भी न तो हम श्रीलंका का फेवर ले सकते थे, क्योंकि श्रीलंका ने जो तमिल कम्युनिटी के साथ करा, ऑब्वियसली वो वर्ल्ड लेवल पर उनके ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ा हुआ था। और यदि हम श्रीलंका का सपोर्ट भी करते तो इंडिया की जो तमिल कम्युनिटी थी वो सीधे सीधे इसे अपोज करती। और यदि हम श्रीलंका का को अपोज भी नहीं कर सकते थे, श्रीलंका के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इससे इंडिया श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते, उन पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता। इसलिए बेटर है कि दोनों से दूर रहें और खुद को, ये जो रिजोल्यूशन आया था यूएनएचआरसी में, उससे खुद को अलग कर लें। किसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है कि सिचुएशन देखा जाता है कि क्या हम किसी एक के फेवर में जा सकते हैं या फिर दोनों के फेवर में, दोनों के अगेंस्ट जा सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिचुएशंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमको बायलैटरल लेवल पर भी रिलेशन देखने होते हैं, मल्टीलैटरल लेवल पर भी रिलेशन देखने होते हैं। हमारी खुद की जो पॉलिसीज़ रही है, आइडियोलॉजी रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें डिसीजंस लेने होते हैं। ये सारी बातें इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। ये तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। तो अगेन जो यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूएनजीए हो, तो ये जो वन ऑफ द 6 में से एक जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन की, उसमें यूएनजीए भी आता है। अगेन ये यूनाइटेड नेशन की, जिस तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट होती है जिसमें सारे मेंबर्स आके बैठते हैं, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की अपनी जनरल असेंबली होती है और इसमें इसके सारे मेंबर्स आते बैठते हैं। टोटल 193 मेंबर्स हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन और ये करके 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, यानी टोटल 193 मेंबर्स है। अगेन जब यूएन बना था तभी इसे भी बना दिया गया था, तो ये भी 1945 में ही बना होगा। ये थी आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 193 मेंबर्स। 1945 में ये बना था, वाशिंगटन में इसकी मीटिंग्स होती है और ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। आगे बढ़ते हैं इस पर। इसरो का एक नया इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी से आया है। कुछ दिन पहले हमने पीएसएलवी के बारे में पढ़ा था, एसएलवी भी मैंने बताया था, जीएसएलवी भी मैंने बताया था, लेकिन अब इसी में एक आ रहा है आपका
नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, NSLV, NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। अब NGLV का रिलेशन किससे है? SLV, PSLV, GSLV। तो NGLV जो है वो कहीं ना कहीं PSLV को रिप्लेस करेगा। दरअसल PSLV नो डाउट PSLV एक काफ़ी अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल है, और अब तक जितने भी हमने सैटेलाइट्स जो स्पेस में छोड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा PSLV से ही छोड़े हैं। इस पर कोई नो डाउट, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन PSLV की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले PSLV को समझते हैं। PSLV का एक लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो कुछ ये इस तरीके का होता है। इसमें 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज हमने देखा था सॉलिड स्टेज है, दूसरा लिक्विड स्टेज, अगेन थर्ड सॉलिड स्टेज, थर्ड लिक्विड स्टेज। इस तरीके से ये 4 स्टेज का एक PSLV होता है, जो कि स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट या कहीं यदि कम पेलोड का है तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को छोड़ सकता है। इसकी सैटेलाइट कितने पेलोड तक ये सैटेलाइट को ले जा सकता है? तो जो पेलोड कैपेसिटी है वो अलग अलग, कितनी हाइट तक आप भेज रहे हो, लो अर्थ ऑर्बिट में कितनी भेज रहे हो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में कितना भेज रहे हो, कितनी हाइट पर आप भेज रहे हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज बात करें तो लमसम 1700 kg तक के पेलोड को ये एवरेज यदि लें तो 1700 kg तक के ये पेलोड को आपके स्पेस में भेज सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। अब हम नए नए जो मिशंस हैं वो तो ला रहे हैं, चाहे वो गगनयान हो, इसके अलावा हम डीप स्पेस मिशंस आ रहे हैं। हमारे कई सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिन्हें अब कई सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम GTO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ने की जगह अब हम सोच रहे हैं कि उसमें एक लो अर्थ ऑर्बिट में ही उसका एक पूरी सीरीज क्रिएट किया जाए। तो इन सब के लिए के लिए जो पेलोड होगा वो इससे तो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब इसका 2 ही विकल्प है, 2 ही ऑप्शंस हैं। या तो किसी ऐसे कंट्री से हम टाई अप करें जिसकी पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा हो, या फिर GSLV से छोड़ें। GSLV से छोड़ेंगे तो खर्चा ज़्यादा, या फिर तो इसरो ने इसके लिए एक नया PSLV का ही एक नया अपडेटेड वर्जन है जिसमें पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और वो है आपका NGLV। इस तरीके से चाहे वो PSLV हो, उसमें जो ज़्यादा पेलोड वाले जितने भी हमारे जो मिशंस होंगे या सैटेलाइट्स होंगे उनके लिए हम NGLV का यूज़ करेंगे। जिस तरीके से ये 3 स्टेज का PSLV है, लेकिन जो उसी तरीके से जो NGLV होगा वो 4 की जगह 3 स्टेज का होगा। इस 3 स्टेज के NGLV में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि यहाँ पर कहीं पर भी क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज़ नहीं करा गया है, लेकिन NGLV में आपके सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज़ करा जाएगा, सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन, ये यहाँ पर लिख रहा है। तो इसमें थर्ड स्टेज में सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन का यूज़ करा जाएगा, जबकि GSLV में क्रायोजेनिक प्रपल्शन का यूज़ करा जाता था। तो इस तरीके से NGLV PSLV से अलग हो जाता है। पहला 4 की जगह 3 स्टेज है, सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन का यूज़ करा जाएगा, और यही सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन इसे न केवल कॉस्ट एफिशिएंट बनाएगा बल्कि इसकी पेलोड कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। ये PSLV के और PSLV और NGLV के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा। आगे बढ़ते हैं कि PSLV PSLV को किस तरीके से मॉडिफाइड करा जा रहा है NGLV में। आगे बढ़ते हैं। अगेन सिटी स्पेसिफिक न्यूज़ है, आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, पॉलिटिकल न्यूज़ से भरा हुआ है पेपर। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की न्यूज़ है, पूरा एक पेज उसी पे है। जोधपुर की न्यूज़ है, FIFA वर्ल्ड कप की। आगे बढ़ते हैं। अगेन स्टेट्स में भी आज जो न्यूज़ आई है वो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। पॉलिटिकल विजिट है प्रधानमंत्री की, इसके अलावा JDU की न्यूज़ है। ED अरेस्ट छत्तीसगढ़ IAF ऑफिसर। ED हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम ऑलरेडी बात कर चुके थे ED के लिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में पानी भर गया। आप पिछले कुछ टाइम से यदि वाकई में न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं तो पिछले कुछ टाइम में आप ये नोटिस करा होगा कि कहीं भी अर्बन सिटीज़ में जो है, स्पेशली जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो फ्लडिंग होती है, या यूँ बोलें कि अर्बन फ्लडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रही है। आज हैदराबाद में है, कल बॉम्बे में है, कल परसों दिल्ली में। इस तरीके से अर्बन फ्लडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि दूसरी जगह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हाँ, जो नॉर्मल फ्लडिंग के कंपैरिजन में अर्बन फ्लडिंग के केसेस ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है?
कि एक फ्लड होती है जो कि रिवर्स के या आपके जो लेक्स जो भी वाटर बॉडीज होती है उनके ओवरफ्लो से आती है, वो नॉर्मल फ्लड होती है। लेकिन जो अर्बन फ्लडिंग होती है वो किसी वाटर बॉडी के ओवरफ्लो की जगह उसमें दूसरे फैक्टर्स ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपकी नॉर्मल लैंड है और ये आपके क्लाउड्स हैं। यदि यहाँ से पेनिट्रेशन रेन आ रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो जो रेनफॉल होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, यदि ये नॉर्मल जमीन आपकी ज़मीन है, लैंड है, तो यहाँ से इस वाटर जो जितना भी वाटर रिसीव हो रहा है इस अर्थ स्पेस पे सॉरी सरफेस पे, उस सरफेस से एक बहुत बड़ा अमाउंट में वाटर जो है वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है, ज़मीन के अंदर चल जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी जो अंडरग्राउंड रिचार्ज जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अर्बन सिटीज़ में हो क्या रहा है, ये जो सरफेस है, ये जो लैंड है, इसके ऊपर एक कंक्रीट का जाल बिछ रहा है। अब वो कंक्रीट का जाल आपके रोड के टाइप में भी हो सकता है, वो कंक्रीट का जाल आपके घर के रूप में भी हो सकता है। जगह जगह सड़कों पे रोड बने हुए हैं। जो नेचुरल जो लैंड है जहाँ पर घास वगैरह उगता है वो तो लगभग लमसम डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस तरीके से पूरा एक कंक्रीट का पूरा जाल आपके अर्बन सिटीज़ में हो रहा है। अब यदि रेनफॉल होगा तो कंक्रीट की सरफेस पे ये वाटर रेनफॉल आकर गिरेगा, लेकिन कंक्रीट की सरफेस से तो कोई वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो ये पूरा वाटर कहाँ पर होगा, इस सरफेस पे ही होगा। दूसरी बात, एक बड़ी प्रॉब्लम है आपकी वाटर लॉगिंग की। हम कितने टाइम से पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, पोल्यूशन में एक बड़ा प्रॉब्लम है, और हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से जो वाटर लॉगिंग होती है, जो वाटर बॉडीज होती है, उसमें पानी ठहरने लगता है, एक ही जगह जमा होने लगता है, न तो वाटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा, और ये सारा वाटर जमी यहीं पर है लैंड सरफेस पे, और न इस वाटर का वाटर लॉगिंग होने की वजह से आगे ये फ्लो हो पा रहा। इस वजह से एक ही जगह कहीं सारा वाटर कंसंट्रेट होता जाता है, और यही चीज़ फिर बाद में क्या कहला देती है, अर्बन फ्लडिंग कहला देती है। ये बड़े 2-3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से अर्बन सेक्टर्स में फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आपको खुद देखना, नोटिस करना आने वाले टाइम में भी कि जो नॉर्मल फ्लडिंग से कहीं, नॉर्मल फ्लडिंग के अपने अलग रीजन होते हैं, लेकिन अर्बन फ्लडिंग के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज हैदराबाद में हुआ, नो डाउट थोड़े टाइम पहले चेन्नई में हुआ था, बॉम्बे में ऐसा हो चुका है, दिल्ली में भी हो चुका है। पिछले कुछ टाइम में जो बड़े सिटीज़ हैं वो फ्लडिंग के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, स्पेशली अर्बन फ्लडिंग के। और उसके जो रीजन्स जो हैं अर्बन फ्लडिंग के, वो नॉर्मल फ्लड जो होती है जो वाटर बॉडीज़ के ओवरफ्लो की वजह से आती है, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें एक बड़ा रोल आपके कंक्रीट सरफेस का लगातार एक्सपेंशन होना है, एक बड़ा रोल आपके वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। ये सारे रीजन्स हमने डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद का रेनफॉल हमने देख लिया, हैदराबाद की। इसरो के बारे में अगेन कुछ आया है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है इसरो। आगे बढ़ते हैं। डज इंडिया नीड ए पॉपुलेशन पॉलिसी? पहले तो ये जान लो कि आज तक पॉपुलेशन पॉलिसी आई है कि नहीं आई है। 2000 में हमारे यहाँ एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, इतना ध्यान रखिएगा। अब नई की ज़रूरत है या नहीं है, ऑब्वियसली सरकार ये देख रही है। नई पॉपुलेशन पॉलिसी की बात चल रही है, शायद नई पॉपुलेशन पॉलिसी आ जाए। तो नई पॉपुलेशन पॉलिसी आएगी तो फिर उसमें कुछ चीज़ें में चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इसको 2 के नीचे लाया जाए। अभी जो TFR का जो टारगेट है वो 2.1 है, तो इसको शायद कम करेंगे। हो सकता है कि नई पॉपुलेशन पॉलिसी में जो बच्चे हैं उन पर भी एक कैप लगा दे कि 2 ही बच्चे या 1 ही बच्चा या 3 ही बच्चे, जो भी ठीक लगेगा गवर्नमेंट को। तो नई पॉपुलेशन पॉलिसीज़ में क्या आना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमारे यहाँ कब आई थी। क्या पहली बात तो यही पूछ दे कि क्या हमारे यहाँ कोई पॉपुलेशन पॉलिसी है, तो हाँ है, 2000 में ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी। अब आपको नई पॉपुलेशन पॉलिसी लानी है तो क्या लाना चाहिए, जो जो इसमें कमी है वो इसमें सुधार दो, चाहे वो TFR कम करना हो या बच्चों की जो रिप्रोडक्शन रेट है उस पर कैप लगाना हो। ये सारी बातें इम्पोर्टेंट तब होगी जब आएगी। ये इनके पर्सनल व्यू है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी नई सिरे से आनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जब आएगी हम उसको एक बार देखेंगे। अगेन नॉर्थ ईस्ट डेली राइट्स, ये 1-2 साल पहले का न्यूज़ है, अभी तक चल रहा है। हमारे लिए इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल एजेंसी
के बारे में एक न्यूज़ आई है कि इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है वो दिल्ली में आयोजित होगी। ऑब्वियसली ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सेकंड टाइम है। इसके पहले भी 1997 में इंटरपोल जनरल असेंबली की हमारे यहाँ मीटिंग हो गई थी और अभी ये वापस से सेकंड टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। तो अगेन इम्पोर्टेंट, क्या फर्स्ट टाइम इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है? तो ऐसा नहीं है, ये सेकंड टाइम हो रही है। फर्स्ट टाइम ऑलरेडी 1997 में हो गई थी। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरपोल है क्या। इंटरपोल जो है वो 1923 में बना था। दरअसल जो हर कंट्री के पास अपना एक पुलिस सिस्टम होता है, हम सब जानते हैं। उस पुलिस सिस्टम के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, यदि किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर इंडिया को यूके की गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करना है या यूके की गवर्नमेंट को यूएसए की गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करना है, वो तो उस पुलिस का जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसके लेवल पर एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। और यही जो पुलिस के लेवल पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म ही बनाया गया था 1923 में, और वही आपका इंटरपोल कहलाया। इंटरपोल में भी बात करें तो इंटरपोल में अभी 195 मेंबर्स है, और ये 195 मेंबर्स से हर एक कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, और वही कहलाती है आपकी इंटरपोल जनरल असेंबली। और यही जनरल असेंबली बाद में एक चेयरमैन को चुन लेती है मेजोरिटी से, और वो चेयरमैन आपके 4 साल तक अपनी सर्विसेज देता है। आपने रेड नोटिस का नाम सुना होगा। जब यदि कोई क्राइम करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाता है, फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई पर्सन कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज था और वो यहाँ से कोई अरबियन कंट्री चला गया, फॉर एग्जांपल यूएई चला गया, तो इंडिया की या फिर हमको नहीं पता कि वो कहाँ गया है, हमको ये भी नहीं पता कि कहाँ गया है, पर लेकिन वो इंडिया के बाहर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरपोल से कहकर जो है वो एक रेड नोटिस इशू करवाएंगे, और वो हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं 195 कंट्रीज़, उन पर एक रेड नोटिस आएगा कि XYZ इंडिया का XYZ ये क्रिमिनल जो है वो जिस भी कंट्री में दिखे उसे इमीडिएटली अरेस्ट करा जाए। यानी किसी पर्सन की इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हो, उसे अरेस्ट कर लिया जाए, तो वो कंट्री जिस कंट्री से ये पर्सन या क्रिमिनल भागा है, वो कंट्री इंटरपोल के थ्रू एक रेड नोटिस इशू करवा सकती है सभी 195 कंट्रीज़ को, ताकि ये जो क्रिमिनल है उसे पकड़ा जा सके। तो ये आपका रेड नोटिस था। तो हमने अभी बात करी कि ये पुलिस का एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पुलिस कौन सी, क्या दिल्ली पुलिस है, कि राजस्थान पुलिस है, कि महाराष्ट्र पुलिस है, कि एमपी पुलिस है। दरअसल हमारे यहाँ पुलिस मतलब जो है वो सेंट्रल लेवल पर ही इसका इंगेजमेंट होगा, स्टेट लेवल पर तो होगा नहीं। हमारे यहाँ जो इंटरपोल से जो इंगेज रहती है, इंटरपोल से जो कम्युनिकेट करने वाली जो बॉडी है, जो पुलिस इंस्टीट्यूशन है, वो है हमारा CBI। ये ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज कर देगा कि दिल्ली पुलिस दे देगा, NIA पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ED पर हो सकते हो। तो CBI जो है वो इंटरपोल के साथ हमारे इंडिया की तरफ से कम्युनिकेटिंग पुलिस है। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका इंटरपोल के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगेन पार्टी सिंबल पे क्वेश्चन आए हैं, डेली क्यूज आती है। तो पार्टी सिंबल कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो ये पार्टी सिंबल किसका है, वो ऐसा कौन सी पार्टी है जिसका सिंबल जो है वो एलिफेंट है, तो ये सारी बातें हैं। अगेन किसी स्पेसिफिक पार्टी का सिंबल तो पूछेगा नहीं, या तो मैच द कॉलम करवा सकते हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी, आगे बढ़ते हैं। इसरो का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़, जम्मू कश्मीर पर अगेन ये कांग्रेस की न्यूज़, ये बीजेपी की न्यूज़। आज न्यूज़ पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे बढ़े, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 3 to 4, अगेन वो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन दिल्ली में स्टबल बर्निंग का अब ये अगले 2-3 महीने आपको लगातार स्टबल बर्निंग के बारे में देखने को मिलेगा। इवन 2 बार तो हम ही पढ़ चुके हैं तो स्टबल बर्निंग में। लेकिन इसमें एक अपडेट आया है, वो है कि जो रेजिड्यू रहते हैं क्रॉप्स के, जो पेड़ी की जो क्रॉप है उसे निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचते हैं, जिसे जलाना ही स्टबल बर्निंग कहलाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रेजिड्यू है उसे हम खरीद लेंगे, या फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का, इसके थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पेडी स्ट्रॉ पैलेट्स बना सकते हैं। तो टोरिफिकेशन प्लांट्स में आप इसके अपने आप को ये जो रेजिड्यू है इसे बेच सकते हैं। यदि हम बात करें टोरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की,
टोरिफेक्शन टेक्नोलॉजी में, ये टोरिफेक्शन प्लांट्स में होता क्या है, तो जो भी बायोमास, जो भी रेजिड्यूज हैं, वो आप इन्हें सेल करेंगे तो उसे एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन से गुजारा जाता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन करी जाती है जिसमें लमसम 200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कंडीशंस में रखा जाता है, वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऐसी कंडीशंस में ये बायोमास जो है वो आपके फिर बायो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका फर्दर आगे यूज़ करा जा सकता है। तो टोरिफेक्शन टेक्नोलॉजी हमने देखी किस तरीके से जो वेजिटेबल बर्निंग है उसके अल्टरनेट ढूंढे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इसे खरीद ले, उसके बाद इसे टोरिफेक्शन प्लांट्स में बेच दे या पेडी स्ट्रो प्लेट्स बना ले, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के बारे में एक और न्यूज़ है। तो क्या हुआ, ये बोलते हैं कि जो पेंडेमिक जो था, कोविड पेंडेमिक, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल स्पेशली जो पुअर फैमिलीज है उसमें उनकी जो सबसे ज़्यादा मदद करी वो इसी स्कीम ने करी थी। इवन गवर्नमेंट का ने काफ़ी फंड अलॉट करा था मनरेगा स्कीम्स को। दरअसल मनरेगा स्कीम जो है उसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये अब इसमें देख लीजिए, आप खुद क्लियर हो रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी ऑब्वियसली बात है जो मनरेगा लगती है वो आपके रूरल एरियाज़ में ही लगती है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे अर्बन एरियाज़ में भी इम्प्लीमेंट करा था एक दूसरी स्कीम के थ्रू, लेकिन हम नेशनल लेवल पर बात करें तो मनरेगा स्कीम के थ्रू केवल रूरल एरिया के केवल वो जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, उन पुअर फैमिलीज़ यानी बीपीएल्स वगैरह, उन फैमिलीज़ को, उस फैमिली के एक मेंबर को, एक टाइम में एक मेंबर को 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। आप डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, आप उस गांव से हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली है, और आप उस फैमिली से एक पर्सन जो है उसको 100 डेज तक एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके बदले में जो भी सर्विस ये देता है 100 दिन तक, उसके बदले में उसको वेजेस मिलते हैं। तो ये सारी बातें मनरेगा के बारे में थी। मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्पेशली जो रूरल इकोनॉमी है उसमें जो लो फॉल्स रूरल इकोनॉमी में जो कई बार जो डाउनफॉल्स आते हैं उस सिचुएशन से बचाने के लिए, और जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनकी फूड सिक्योरिटी से लेकर उनकी लाइवलीहुड तक को इंश्योर करने का काम मनरेगा स्कीम ने करा है। जो कि इसमें एक आदमी को केवल ये याद रखेगा कि 100 डेज तक ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ना कि 365 दिन। और ये बोल रहे हैं कि कोरोना के जो पेंडेमिक लॉकडाउन थे उसमें मनरेगा स्कीम ने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था, रूरल इकोनॉमी को बचा के रखा था। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पेज पर आज कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं आई है जो स्पेशली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से जुड़ी हुई हो। अगेन बीजिंग की न्यूज़ है, नाटो की न्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तुर्की और जो रशिया है वो एक गैस अब बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों गैस एक्सपोर्ट कंट्रीज़ है, एलपीजी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक गैस अब बना लेते हैं। इससे इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया तुर्की के जो रिलेशन है वो ऑलरेडी ख़राब है। आगे बढ़ते हैं। ईरान प्रेसिडेंट वर्सेस यूएसए का न्यूज़ है, अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरीके से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। उसी में से एक तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस इन्वेट में आप लोग भी जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दरअसल गवर्नमेंट के पास एक इशू आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर होता है उसमें कहीं सारा इन्वेस्टमेंट के जो अमाउंट होता है वो कहीं में बहुत बड़ा होता है, और गवर्नमेंट के लिए इतने सारे रिसोर्सेज का इंतजाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए गवर्नमेंट या तो एक तरीका है कि लोन ले ले, या फिर एक तरीका है कि लोगों से ही इन्वेस्ट करा दे। जिस तरीके से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से इन्वेट के थ्रू हम लोग जो हैं वो NHAI के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेट क्या है, तो इन्वेट आपके NHAI के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अगेन इन्फोसिस की न्यूज़ है, स्पेसिफिक न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है रेंट और फूड कॉस्ट की वजह से। हम इंडिया का पढ़ लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, और जो कि हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, CPI, WPI और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। फूड प्राइजेस सीन स्टेटिकली में कीप इन्फ्लेशन एट अबाउट 7% इन 3% थर्ड क्वार्टर। दरअसल दिक्कत ये आ रही है कि जो खरीफ की क्रॉप्स है वो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो एक डिजास्टर के टर्म में आया है, उसकी वजह से जो वेजिटेबल्स है, जो फूड क्रॉप्स है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट उस पर देखने को मिला है। और इवन जो
क्रॉप का जो सोइंग एरिया था, जो वेजिटेबल सोइंग एरिया था, वो भी उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। इन सब का रिजल्ट है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। वेजिटेबल्स के और अदर फूड आइटम्स के जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में एक साथ बूम आया है। और फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है तो जिसकी वजह से जो स्पेशली जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें भी ये चेंजेस देखने को मिले हैं। यही बातें हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फूड इन्फ्लेशन क्या होती है, फूड इन्फ्लेशन क्या है, ये सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है। अगेन स्पेसिफिक न्यूज़ है, एयर इंडिया की न्यूज़ है, सिंगापुर एयरलाइंस की न्यूज़ है, ICARA की न्यूज़ है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी अगेन ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं आई है जिस पर रुक कर देखा जाए। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो आप इसरो से आई थी, जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल था वो था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में और इंटरपोल, ये दो एजेंसीज, दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा। अर्बन फ्लडिंग क्या होती है, किस तरीके से अर्बन सिटीज़ जो है वो फ्लडिंग के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हमने इन्विट के बारे में पढ़ा। इस तरीके से पूरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, स्पेशली आज इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी वो हम लोग देख चुके हैं। यही आज का न्यूज़पेपर था। थैंक यू।